हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम 10 प्रश्नों के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसकी थोड़ी सी व्याख्या भी देखेंगे। आपके पास यहाँ पर उपलब्ध है जो हो सकते हैं विकल्प भी उपलब्ध हैं, उसमें से आप टिक करके बता सकते हैं। और ये किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो ये महत्वपूर्ण है जो यूपीएससी है, स्टेट पीसीएस की एग्जामिनेशन है। कुछ 2-3 प्रश्न हैं जो राजस्थान के पीसीएस के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो उन सब की चर्चा हम इसमें करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहला प्रश्न इसमें से है कि राजस्थान ने नए उच्च शिक्षा हेतु किस मॉडल की शुरुआत की है। तो राजस्थान ने उच्च शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन के लिए कुछ मॉडल लेकर के आए हैं। यहाँ पर 4 विकल्प हैं। अच्छा, यहाँ पे करेक्ट लिखा हुआ है तो इसका मतलब इनकरेक्ट भी हो सकता है। तो 4 विकल्प हैं, केस, रेस, मेस और अगला वाला है अपना स्टडी। तो इसका सही आंसर क्या है, बी वाला यानी कि रेस ही सही है। मैंने अटेम्प्ट किया था, सही है, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन मैंने गलत भी अटेम्प्ट किए हैं। करेक्ट आंसर इसका बी वाला है, रेस। यानी राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा प्रणाली में सुधार और राज्य के सरकारी कॉलेजों में गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उत्कृष्टता वाले महाविद्यालयों के लिए संसाधन सहायता, क्या ये जो है उत्कृष्टता वाले महाविद्यालयों के लिए संसाधन सहायता, ये वाली योजना शुरुआत की है। फिर से उत्कृष्टता वाले महाविद्यालयों के लिए संसाधन सहायता यानी कि रेस नाम का प्रोग्राम चालू किया है। कौन? राजस्थान गवर्नमेंट ने चालू किया है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। इसकी राजधानी क्या है? जयपुर। और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में जयपुर दूसरा शहर था भारत का। भारत के केवल 2 ही शहर हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में नामित हैं भारत के। पहला है अहमदाबाद 2017 में और दूसरा है जयपुर 2019 के अंदर में। खैर, तो राजस्थान सरकार ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, उत्कृष्टता वाले महाविद्यालयों के लिए संसाधन सहायता यानी कि रेस प्रोग्राम नामक एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। राज्य सरकार ने राजस्थान में इस उच्च शिक्षा मॉडल को जिला स्तर पर सरकारी कॉलेजों के बीच संसाधनों की उपलब्धता को तर्कसंगत बनाने के उद्देश्य से किया है। यानी कि जो जिले के सरकारी कॉलेज हैं उनमें जो संसाधन हैं, जैसे कि उनके जो मिड डे मील हो सकते हैं या कपड़े, उनके कॉपी किताब की चीज़ें या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो ये सारी व्यवस्था की जाए, इसके लिए रेस प्रोग्राम जो है वो चालू किया गया है जिला स्तर पर सरकारी कॉलेजों के बीच संसाधनों की उपलब्धता के लिए। यह मॉडल सुविधाओं के वितरण के लिए एक पूल बनाएगा। यानी रेस जो है वो सभी लोगों को सुविधाएं मिल पाएँ, इसके लिए एक पूल, एक रास्ता बनाएगा ताकि सभी सरकारी कॉलेजों में व्यवस्थाएं पहुंच पाएँ, जिससे बुनियादी सुविधाओं की कमी वाले कॉलेजों को लाभ होगा। नए मॉडल को अपनाने में देखिए इसके फायदे क्या हैं, तो पॉइंट टू पॉइंट। नए मॉडल को अपनाने से सभी कॉलेजों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में समान अवसर मिलेंगे। क्या? समान अवसर मिलेंगे। अच्छा, समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक है। संविधान के भाग 3 में जो मौलिक अधिकार हैं उसके अंदर में अनुच्छेद 14 से 18 तक क्या है? समानता का अधिकार। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सभी नागरिकों का, सभी बच्चों का जो है मौलिक अधिकार है। ये आर्टिकल 21A में भी इस बात का उल्लेख किया गया है। जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है या जो बेसिक शिक्षा होता है, प्राइमरी एजुकेशन होता है, उसका मौलिक कर्तव्य में भी उल्लेख है, आर्टिकल 21A में भी उल्लेख है। तो इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इसकी महत्ता को समझते हुए राजस्थान सरकार ने उच्च शिक्षा में भी डेवलपमेंट हो, इसके लिए रेस प्रोग्राम को लाया है। यह मॉडल छोटे शहरों में स्थित उन कॉलेजों की मदद करेगा जो प्रोफेसरों और बुनियादी ढांचे की कमी का सामना कर रहे हैं। यानी छोटे छोटे शहरों में कुछ महाविद्यालय होते हैं, विद्यालय होते हैं, सरकारी विद्यालय होते हैं, जहाँ पर प्रोफेसर, अच्छे टीचर मान लो उपलब्ध नहीं हो पाते। टीचर तो सारे अच्छे होते हैं लेकिन वो उपलब्ध नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो ग्रामीण एरिया में आकर के पढ़ाना नहीं चाहते, या फिर उनको अगर अवसर मिल भी गया है तो बच्चे वहाँ पर पढ़ना नहीं चाहते। दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। कई बार बच्चे इसलिए नहीं पढ़ना चाहते हैं कि उनकी मतलब अपनी ही बैकग्राउंड है, ग्रामीण बैकग्राउंड इस तरीके से है कि पढ़ने में रुचि नहीं है। अब जब बच्चे एक तरीके से कम आएंगे तो प्रोफेसर जो है हतोत्साहित होंगे, उनको भी लगेगा जाने तो अपना जो है पढ़ाते नहीं हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि सरकारी नौकरी मिल जाने के बाद प्रोफेसर जो है वो लापरवाही करने लगते हैं, जिसके कारण से स्टूडेंट्स जो हैं उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो छोटे शहरों में प्रोफेसर्स की कमी ना हो और जो बुनियादी ढांचे, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कमी ना हो, इसके लिए रेस जो है लाया गया है। नया मॉडल कॉलेजों के निर्णय लेने की शक्ति को प्रभावी रूप से विकेंद्रीकृत करेगा। विकेंद्रीकृत मतलब होता है डिसेंट्रलाइज्ड करेगा। मतलब छोटे छोटे सरकारी विद्यालयों में जो भी निर्णय लिए जाते हैं या जो भी काम किया जाता है
वो सारे के सारे जो ऊंचे अधिकारी हैं वो निर्णय लेते हैं। लेकिन रेस वाले प्रोग्राम से ये होगा कि जो छोटे छोटे महाविद्यालय सरकारी हैं तो वो अपने स्तर पे विकेंद्रीकृत तरीके से निर्णय ले सकते हैं अपने कॉलेज स्तर पर, और उन्हें जिले के भीतर भौतिक और मानव संसाधनों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। यानी जिले के भीतर क्या, भौतिक और मानव संसाधनों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। मतलब ये कि किसी क्षेत्र में एक महाविद्यालय है, उसी क्षेत्र में जो है कुछ किलोमीटर में दूसरा महाविद्यालय है, तो इस महाविद्यालय से जो मानव संसाधन, जो अच्छे प्रोफेसर्स हैं, अगर उनका मन कर रहा है कि इसमें जाने की पढ़ाने का, या इनको कमी है यहाँ पे प्रोफेसर्स की, तो इधर से आकर के उनको बुलवा सकते हैं, इधर से कुछ लोग जा करके वहाँ पर पढ़ा सकते हैं। तो ये जो स्थानीय स्तर पर निर्णय है तो ये महाविद्यालय जो है अपने स्तर पर कर सकते हैं, ऐसा इसमें बात कहा जा रहा है। तो मानव संसाधन, भौतिक संसाधन दोनों को ही साझा हो जाए एक दूसरे के साथ में, तो इस बात को प्रोत्साहन दिया जाएगा। रेस छोटे कॉलेजों को स्वायत्तता देगा और स्थानीय स्तर पर उनकी समस्याओं का समाधान खोजने में मदद करेगा। स्वायत्तता मतलब क्या होता है कि उनको ज़्यादा पावर दी जाएंगी ताकि वो निर्णय कर सकें, अपने भौतिक और मानव संसाधनों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, साझा कर सकें। तो इस प्रकार से राजस्थान गवर्नमेंट ने उच्च शिक्षा हेतु किस मॉडल को शुरुआत किया है, तो उसका नाम है रेस मॉडल। इसका हिंदी रूपांतरण भी पता रहे, उस रेस को हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्कृष्टता वाले महाविद्यालयों के लिए संसाधन सहायता। अब दूसरा क्वेश्चन, ये तो 6 मिनट इसी में हो गया, लेकिन सेकंड क्वेश्चन, इंदिरा रसोई योजना किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर शुरू की गई थी। इंदिरा रसोई योजना ये किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर शुरू किया गया था। तो इसका विकल्प यहाँ पर 4 हैं, तो यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि इसका सही विकल्प क्या है, राजीव गांधी है। इनके जन्मदिवस के अवसर पर, जन्म जयंती के अवसर पर इंदिरा रसोई योजना शुरू की गई थी, राजीव गांधी। इंदिरा रसोई योजना जो है, इसकी हम व्याख्या देखते हैं पहले। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या, इंदिरा रसोई योजना का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को रियायती दर पर 2 गुना शुद्ध पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। क्या, इंदिरा रसोई योजना का उद्देश्य क्या है, गैस उपलब्ध कराना नहीं है, जरूरतमंद लोगों को रियायती दर पर 2 गुना शुद्ध पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। यानी कि जो स्थानीय स्तर पर होते हैं सरकारी गल्ले की दुकान, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसके माध्यम से 2 गुना उनको जो है राशन मिल सके और शुद्ध पौष्टिक राशन मिल सके, इसकी व्यवस्था करता है। योजना के संचालन में स्थानीय गैर सरकारी संगठनों, क्या, स्थानीय गैर सरकारी संगठनों, एनजीओ जिसको बोलते हैं, यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। यानी एनजीओ मिल करके जो है इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जो गरीब व्यक्ति हैं उनके लिए रियायती दर पर 2 गुना शुद्ध जो पौष्टिक आहार हैं वो मिल सकें। राजस्थान सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर 20 अगस्त 2020 को, कब, 20 अगस्त 2020 को इंदिरा रसोई योजना का शुरुआत किया था। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने किया था इस चीज़ की शुरुआत, कब, 20 अगस्त 2020 को। और 20 अगस्त को क्या मनाया जाता है, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। इसके अलावा 10 अगस्त को क्या मनाया जाता है, तो शेर दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो इसकी शुरुआत 10 अगस्त 2020 से ही हुई थी। और फिर 12 अगस्त को क्या मनाते हैं, तो 12 अगस्त को क्या मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। और 12 जनवरी को क्या मनाते हैं, तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। तो 20 अगस्त 2020 को जो है इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत शहरी गरीब परिवारों को रियायती दर पर पौष्टिक भोजन मिलेगा। इस योजना के तहत हर कोई सिर्फ 8 रुपये में पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने में सक्षम हो। कितने रुपए में, 8 रुपये में। इस योजना में रसोई की जगह खाने और बैठने की व्यवस्था होगी। प्रत्येक रसोई में सीसीटीवी कैमरे होंगे और खाने वालों की तस्वीरें भी ली जाएंगी। दाल के 100 ग्राम, 100 ग्राम सब्जियाँ, क्या, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती और अचार, ये इतनी चीज़ मिलेंगी 8 रुपये में। इंदिरा रसोई योजना के तहत उपलब्ध कराई जाएंगी। बहुत बढ़िया व्यवस्था है। तो ये योजना जो है इंदिरा रसोई योजना, ये हालांकि राजस्थान सरकार ने जो है इसकी शुरुआत की है, लेकिन यहाँ से हम इनपुट ले सकते हैं कि कैसे राज्य का जो दायित्व होता है कि अपने नागरिकों के कल्याण, जो स्वास्थ्य से रिलेटेड कल्याण है, उसको सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार की योजनाएं चलाई जा सकती हैं कि एकदम रियायती दर पर अपने नागरिकों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जा सके।
जैसे कि यहाँ पर कराया जा रहा है। अब तीसरा प्रश्न है महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना 2015, बहुत लंबा नाम है इसका। महात्मा ज्योति फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना 2015 के तहत लाइसेंस प्राप्त महिला मजदूर अपनी लड़की की शादी के लिए कितनी राशि की हकदार होगी। मतलब ये कि एक योजना आई थी जिसका नाम है महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना। इसके तहत क्या होता है कि जो महिला मजदूर हैं, क्या जो महिला मजदूर हैं उन, और कैसी महिला मजदूर, जिनको लाइसेंस मिला हुआ, लाइसेंस प्राप्त महिला मजदूर हैं, अगर उनकी लड़की का ब्याह होता है तो उनको कुछ ना कुछ आर्थिक सहायता प्रोवाइड की जाती है। कितनी प्रोवाइड की जाती है, यहाँ पर ऑप्शन 4 विकल्प हैं, तो सही तो पहले ही से लगा हुआ है, 20,000 रुपये उनको प्रोवाइड किया जाता है। इसकी व्याख्या देखें तो महात्मा ज्योतिबा फूले लिखा हुआ, इसमें ज्योतिबा फूले थे। महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना वर्ष 2015 में शुरू की गई। इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं, तो पहली विशेषता क्या है कि गर्भावस्था सहायता प्रोवाइड किया जाता है। क्या, गर्भावस्था सहायता। लाइसेंस धारक महिला मजदूर को 2 बार तक, क्या 2 बार तक की गर्भावस्था की अवधि के लिए 45 दिनों के लिए गैर कुशल श्रम दर के बराबर राशि की गर्भावस्था सहायता प्रदान की जा रही है। मतलब कि ये कि जो लाइसेंस प्राप्त महिला मजदूर हैं, यदि वो 2 बार गर्भ धारण करती हैं तो उनको दोनों बार 45 दिनों के लिए गैर कुशल श्रम दर के बराबर की राशि जो है फ्री में प्रोवाइड की जाएगी बिना काम किए। यानी कि 1.5 महीने जो है रेस्ट कर सकती हैं, उसका भी पैसा उनको दे दिया जाएगा, हालांकि उसके बाद उनको नहीं दिया जाएगा। मतलब नहीं दिया जाएगा लिखा नहीं हुआ है, लेकिन निहित है कि नहीं दिया जाएगा, क्योंकि 45 दिन का ही दिया जाएगा। फिर इसके आगे नवजात बच्चे के पिता को 15 दिनों के गैर कुशल श्रम के दर के बराबर रुपए भी प्रदान किए जाएंगे। तो पिता को 15 दिनों के बराबर, महिला को जो है, अगर महिला श्रमिक है तो उसको 45 दिनों के बराबर जो है गैर कुशल श्रम के बराबर राशि प्रोवाइड कर दी जाएगी मुफ्त में। तो ये सारी विशेषताएं किसकी हैं, महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना 2015 की विशेषताएं। तो पहला ये है गर्भावस्था सहायता दी जाएगी। दूसरा है विवाह सहायता भी प्रोवाइड की जाती है इसमें। विवाह सहायता में क्या है कि लाइसेंस प्राप्त महिला मजदूर उसी लड़की की शादी के लिए 20,000 रुपये सहायता पाने की हकदार होगी। यह सहायता केवल 2 लड़कियों के विवाह तक के लिए सीमित है। यानी कि 2 लड़कियों तक का ऐसा है, अगर तीसरा बच्चा फिर से गर्भ धारण करती हैं तो ये 45 दिन वाला जो सुविधा है वो प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो ये इतनी अच्छी स्कीम है, इससे क्या होता है कि सामाजिक कल्याण सुनिश्चित हो पाता है और हम इस चीज़ को भी प्रमोट कर पाते हैं कि हम मतलब जनसंख्या नियंत्रण पर भी थोड़ा काम करें, क्योंकि हमें सरकारी सहायता इससे जो है जो गवर्नमेंट एड है, सुविधाएं हैं, वो हमको नहीं मिलेंगी। तो काहे को अपने ऊपर जो है बोझ डालें, है ना, मतलब अतिरिक्त जिम्मेदारी डालें, बोझ नहीं करना चाहिए, अतिरिक्त जिम्मेदारी डालें। और तीसरा इसके योजना क्या फ़ायदा है, छात्र के लिए छात्रवृत्ति और मेरिट अवार्ड, या कहें कि मेरिट अवार्ड, ये चीज़ प्रोवाइड किया जाता है। मतलब प्रत्येक छात्र जो 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करता है और लाइसेंस प्राप्त मजदूर का बेटा भी है, इस योजना के तहत छात्रवृत्ति पाने का हकदार है। यानी छात्रवृत्ति किसे मिलेगा, तो इसके लिए 2 होना चाहिए, मतलब 2 कंडीशन होना चाहिए। एक तो ये कंडीशन होना चाहिए कि वो जो पुत्र है या पुत्री है, दोनों का छात्र लिखा हुआ है लेकिन छात्रा भी होगा, है ना भैया, छात्र छात्रा दोनों के लिए है ये, कि अगर ऐसा मजदूर का बेटा है जो लाइसेंस प्राप्त मजदूर का बेटा या बेटी है, तो पहली बात तो ये कंडीशन होनी चाहिए। और दूसरा ये, अगर बेटा या बेटी है तो उसको 60%, क्या 60% अगर उसका मार्क्स है तो उसको छात्रवृत्ति और मेरिट अवार्ड जो है ये चीज़ दिया जाएगा। फिर चिकित्सा सहायता भी दी जाती है। यदि लाइसेंसधारी मजदूर सरकारी अस्पताल में गंभीर बीमारी जैसे कैंसर, हार्ट अटैक, लीवर, किडनी के मामले में इलाज के लिए भर्ती होता है तो लाइसेंस प्राप्त मजदूर को 20,000 रुपये भी प्रोवाइड किए जाएंगे इस क्षेत्र में भी। तो ये सारी विशेषताएं थी कि इसकी बहुत ही अच्छी कहने की योजना है, महात्मा गांधी फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना 2015। इसको याद कर लें, महात्मा गांधी फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना 2015। फिर से महात्मा गांधी फुले तो नाम हो गया, और मंडी श्रमिक तो मंडी के जो श्रमिक हैं उनके लिए कल्याण योजना 2015। महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना 2015। इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं,
तो गर्भावस्था सहायता है, विवाह सहायता है, छात्र के लिए छात्रवृत्ति है, चिकित्सा सहायता है, ये सारी। अब चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को आईसीसी ने, आईसीसी का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1909 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो दुबई, यूएई के अंदर में है। यूएई का एक शहर है दुबई, वहाँ पर है आईसीसी का मुख्यालय। तो किस क्रिकेटर को आईसीसी ने फरवरी माह के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना? क्या आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना? तो किसको चुना, तो रविचंद्रन अश्विन को चुना। ये भी आंसर इसमें सही है। इसकी व्याख्या देख लें फटाक से। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने फरवरी माह के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड्स के विजेताओं की घोषणा की है। अच्छा, फरवरी है तो जनवरी में किसको मिली थी, ऋषभ पंत को मिली थी। तो उसको आप पूरी लिस्ट अगर कहीं से मिल जाए तो देख सकते हैं। फरवरी के लिए दिया गया था किसको, तो फरवरी के लिए दिया गया था ऋषभ पंत को दिया गया था। किसको दिया, रविचंद्रन अश्विन को दिया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने फरवरी माह के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के विजेताओं की घोषणा की है। आईसीसी ने भारत के रविचंद्रन अश्विन को फरवरी माह के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। अश्विन को इंग्लैंड के विरुद्ध टेस्ट सीरीज में बेहतरीन प्रदर्शन के कारण इस पुरस्कार हेतु चुना गया। तो किसके खिलाफ है, इंग्लैंड के खिलाफ अच्छा काम किया था इसलिए मिला है। अहमदाबाद में तीसरे टेस्ट में उन्होंने अपने टेस्ट कैरियर में 400 विकेट का आंकड़ा छुआ। इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर टैमी ब्यूमोंट को फरवरी माह के लिए आईसीसी विमेन प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तो ठीक है। पांचवा प्रश्न, स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान, क्या बहुत तगड़ा है, स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान। स्टॉकहोम किसकी राजधानी है, तो स्टॉकहोम राजधानी है किसकी, स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। अच्छा, स्टॉकहोम में एक सम्मेलन हुआ था 1983 में, एक सम्मेलन हुआ था, इसको बोलते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन, जिसमें ग्रीन हाउस गैसों को कम करने से संबंधित सम्मेलन हुआ था, बैठक हुआ था। एक हुआ था मॉन्ट्रियल समझौता। तो मॉन्ट्रियल जो शहर है वो कहाँ पर है, कनाडा में मॉन्ट्रियल शहर है, और वहाँ पर ओजोन परत संरक्षण से संबंधित बैठक हुआ था 16 सितंबर की तारीख में। इसीलिए 16 सितंबर को हर साल मनाते हैं क्या, ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं। इसी प्रकार से 2010 के अंदर में रूस का एक शहर है सेंट पीटर्सबर्ग, वहाँ पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया गया था जिसको बोलते हैं सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र 2010। उसके अनुसार 2022 तक टाइगर की संख्या को दोगुना करना है। ठीक है। और भारत में टाइगर की संख्या कितनी है, तो 2967 है। ये है भारत में बाघों की संख्या, टाइगर की संख्या है। और भारत में सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश पाए जाते हैं 526 बाघ। और भारत का कौन सा ऐसा टाइगर रिजर्व है जिसने अपने यहाँ की टाइगर की संख्या को दोगुना कर लिया है और उसको T+2 अवार्ड से नवाजा गया है, तो वह है पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के अंदर में। खैर, स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2020 के अनुसार, क्या अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2020 के अनुसार वर्ष 2016 से 2020 की अवधि में विश्व का शीर्ष शस्त्र आयातक देश कौन सा है। मतलब ये एक संस्थान है स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान, इसने एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट किस बात की है, तो अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियों से संबंधित है। 2020 की रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया कि 2016 से 20 तक में सबसे ज़्यादा मात्रा में शस्त्र का आयात इंपोर्ट किस देश ने कराया है। तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं, इसमें सऊदी अरब जो है इसका भी विकल्प अपना सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान द्वारा विश्व में पारंपरिक आयुधों के हस्तांतरण की स्थिति पर वार्षिक रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2020 जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख आयुधों के हस्तांतरण की मात्रा वर्ष 2011 से 2015 की तुलना में वर्ष 2016 से 20 में 0.5% कम रही है, यानी कि इंपोर्ट कम रहा है 0.5%। अच्छी बात है इसमें। वर्ष 2016 से 2020 की अवधि में विश्व के शीर्ष शस्त्र आयातक देश, जो सबसे ज़्यादा इस अवधि में जो आयात किया है सबसे ज़्यादा, उस देश का नाम है क्या, सऊदी अरब नाम है। सऊदी अरब की राजधानी क्या है, रियाद, और यहाँ की मुद्रा का क्या नाम है, रियाल।
इस सूची में भारत किस स्थान पर है? तो सूची में भारत जो है दूसरे स्थान पर। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है बन सकता है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के 2020 के रिपोर्ट के अनुसार इंडिया लाइज ऑन द सेकेंड पोजीशन टू इंपोर्ट आयुध सामग्री फ्रॉम अब्रॉड। तो भारत दूसरे स्थान पर है और सऊदी अरेबिया पहले स्थान पर है। चलिए छठा प्रश्न। अच्छा, रियाल और कहाँ की मुद्रा है? एक ब्राज़ील है, ब्राज़ील की मुद्रा का भी नाम है रियाल। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कई बार कि ब्राज़ील की मुद्रा का क्या नाम है, तो वहाँ की मुद्रा का नाम है रियाल। और यहाँ की भी मुद्रा का क्या नाम है? सऊदी अरब का रियाल नाम है। और ईरान की मुद्रा का नाम क्या था? दीनार था, और उसने अपनी मुद्रा का नाम चेंज कर दिया गया है। आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं कि ईरान की मुद्रा का नया क्या नाम है। निम्नलिखित में से सोडियम के किस यौगिक को चिली साल्ट पीटर, क्या चिली साल्ट पीटर कहते हैं? सोडियम के किस यौगिक को कहते हैं? तो ये प्रश्न जो है अपन का गलत हो गया है। इसका सही आंसर क्या है? सोडियम नाइट्रेट है। सोडियम नाइट्रेट है, इसको कहते हैं चिली साल्ट पीटर कहते हैं। व्याख्या देखते हैं इधर। सोडियम नाइट्रेट को चिली साल्ट पीटर कहते हैं। यह चिली तथा पेरू में काफ़ी मात्रा में मिलता है। चिली और पेरू कहाँ है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है। पेरू की राजधानी क्या है? पेरू की राजधानी लीमा। पेरू की राजधानी है लीमा। और चिली की राजधानी क्या है? उसको आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यह चिली तथा पेरू में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। क्या? सोडियम नाइट्रेट। इसका उपयोग खाद के रूप में तथा नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में होता है। सोडियम परऑक्साइड हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। खुली हवा पर छोड़ देने पर हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट का तह जम जाने के कारण यह सफ़ेद हो जाता है। सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक कहा जाता है। जो साधारण नमक होता है, बच्चा जानता है सोडियम क्लोराइड क्या कहते हैं? साधारण नमक कहते हैं, NaCl। समुद्री जल के वाष्पीकरण प्रक्रिया से नमक का उत्पादन होता है। अच्छा, नमक क्या है? क्या नमक एक खनिज है? हाँ, नमक एक खनिज है, मिनरल है। और क्या नमक एक क्रिस्टल है? तो हाँ, नमक एक क्रिस्टल भी है। सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। तो सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। तो इसकी ये व्याख्या हो गई। सातवां प्रश्न है, ब्लैक वाटर फीवर। क्या? ब्लैक वाटर फीवर ये किस बीमारी से संबंधित है? तो ब्लैक वाटर फीवर ये संबंधित है किससे? तो ये संबंधित है मलेरिया से। इसका भी करेक्ट आंसर है अपन का मलेरिया। इसकी व्याख्या देखें तो ब्लैक वाटर फीवर जिसे मलेरिया हीमोग्लोबिनुरिया, अरे बाबा, ब्लैक वाटर फीवर जिसे मलेरिया हीमोग्लोबिनुरिया भी कहा जाता है, मलेरिया की अभी तक की सबसे खतरनाक जटिलताओं में से एक है। यह विशेष रूप से परजीवी प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम से संक्रमण के साथ होता है। ब्लैक वाटर फीवर में मृत्यु दर ज़्यादा होती है। इसके लक्षणों में तेज नाड़ी, तेज बुखार, ठंडी लगना, तेजी से विकसित होते एनीमिया और काले या गहरे रंग के मूत्र का पारित होना शामिल है। अच्छा, एनीमिया मतलब क्या होता है? एनीमिया मतलब होता है खून की कमी। यानी इसको दूर करने का तरीका क्या हो सकता है? जो हरी सब्जियां हैं उससे प्रोटीन, बीन्स, दूध, तो इन सब से हम एनीमिया, जो चुकंदर हो गया, गाजर हो गया, इन सब से हम, और गुड़ हो गया, इन सब की सहायता से हम एनीमिया को जो है थोड़ा थोड़ा दूर कर सकते हैं। और भारत में जो महिलाएं हैं वो काफ़ी मात्रा में जो महिलाएं हैं वो एनीमिया से ग्रसित हैं। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किस वर्ष केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्या? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई थी, यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी CPCB की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये भी इसका है 1974 में हुई थी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना। इसकी व्याख्या देखें तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना देश में पर्यावरण अनुसंधान, निगरानी, विनियमन और प्रवर्तन के लिए केंद्र सरकार की तकनीकी अंग के रूप में 23 सितंबर 1974 के अंदर किया गया था। जल प्रदूषण नियंत्रण और रोकथाम अधिनियम के तहत किया गया था। तो ये भी ध्यान रहे कि जल प्रदूषण नियंत्रण और रोकथाम अधिनियम कब आया था? तो 1974 में आया था। और इसी के बाद में ही केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई थी। इसका मुख्य काम क्या है? तो पर्यावरण से संबंधित अनुसंधान करना, उसके पर्यावरण की निगरानी करना कि कहाँ पे
पर्यावरण को ह्रास हो रहा है, कहाँ पे जो है पेड़ पौधे लगाने हैं, इस टाइप से जो निगरानी करना और विनियमन करना, उससे संबंधित नीतियाँ बनाना और प्रवर्तन करना, यानी कि नीतियाँ बना करके उसको इम्प्लीमेंट करवाना, ये सारा काम है CR सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB का। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1974 के अंदर में हुई थी। केंद्र सरकार ने की थी जल प्रदूषण नियंत्रण रोकथाम अधिनियम के तहत। यह तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करके राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की गतिविधियों को समन्वय करता है। इसी जल प्रदूषण नियंत्रण रोकथाम अधिनियम के तहत ही एक केंद्र में बनाया गया था केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, और सभी राज्यों में भी बनाया गया था राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो उनकी गतिविधियां जो हैं, राज्यों के जो CPCB हैं, उनकी गतिविधियों को समन्वय करने के लिए, जहाँ मतलब काम सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं, क्या उनको टेक्निकल जानकारी चाहिए, इंफॉर्मेशन डाटा चाहिए, तो वो सारी सहायता प्रदान करती हैं, समन्वय करती हैं, और उनके बीच जो विवाद हो सकते हैं उनको भी हल करती हैं। यह MOEFCC तकनीकी शाखा के रूप में प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में देश का सर्वोच्च संगठन है। तो प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में सबसे बड़ा संगठन क्या है? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है। ठीक है। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वन्य जीव संरक्षण समझौते से संबंधित है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था भारत में कब? 1972 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था, जिसके तहत अलग अलग अनुसूचियाँ बनाई जाती हैं, जो एंडेंजर्ड सूची में होती हैं, जो वल्नरेबल सूची में होती हैं, जिनकी संख्या बहुत तेज़ी से कम हो रही है, तो उन सब की सूचियाँ बनाई जाती हैं और उनको संरक्षित किया जा सके, उनके जो संख्या है उनको बढ़ाया जा सके, उनके लिए आवास की व्यवस्था, जो शेल्टर है, हैबिटेशन की व्यवस्था किया जा सके, वो सारे काम किए जाते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। और भी कई सारे अधिनियम हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में बनाया गया। फिर प्रदूषण से जो है जानवरों के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो इसके लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 1974 में बनाया गया। जल प्रदूषण नियंत्रण और रोकथाम अधिनियम, ऐसे ही वायु प्रदूषण नियंत्रण और रोकथाम अधिनियम 1974 में बनाया गया। फिर 1992 में हाथी प्रोजेक्ट भी लाया गया। तो इन सब का मकसद क्या है? कि वन्य जीवों को संरक्षण किया जाए। तो वन्य जीव संरक्षण समझौते से संबंधित कौन सा है? तो यहाँ पे जो साइट्स समझौता, साइट्स ये है वन्य जीवों के संरक्षण संबंधित, CITES। एक ये संस्था है, एक है IUCN ऐसे करके एक है, इसमें सूची बनती है, जिसमें रेड सूची बनती है, ऐसे करके कुछ सूचियाँ बनती हैं। रेड सूची में वे जानवर होते हैं या वे पक्षियाँ, पौधे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल हैं, काफ़ी ज़्यादा इंडेंजर्ड स्थिति में हैं। तो 3 सूचियाँ हम कह सकते बनती हैं। एक होता है जो वल्नरेबल है, एक होता है जो इंडेंजर्ड है, और एक होता है जो काफ़ी ज़्यादा उनकी संकटग्रस्त प्रजाति इसको बोलते हैं, ऐसी स्थिति में है। तो सूचियाँ बनाई जाती हैं। इसकी व्याख्या देखें। अच्छा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये स्टॉकहोम समझौता, तो स्टॉकहोम समझौता ग्रीन हाउस गैसों को कम करने से रिलेटेड था। मॉन्ट्रियल समझौता ओजोन परत के संरक्षण संबंधित था। ऐसे ही वियना समझौता किससे रिलेटेड था? तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब इसकी व्याख्या देखें, किसका साइट्स समझौते की व्याख्या। वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन, ये इसका पूरा नाम है। साइट्स का पूरा नाम क्या है? तो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। बहुत तगड़ा है, इसको देखिए याद होना चाहिए। साइट्स की फुल फॉर्म क्या है? तो C मतलब हो गया कन्वेंशन ऑन, कन्वेंशन था ही। I फॉर हो गया इंटरनेशनल, T फॉर हो गया ट्रेड इन एंडेंजर्ड, E मतलब हो गया एंडेंजर्ड, और S मतलब हो गया स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। S का थोड़ा लंबा है। स्पीसीज किस चीज़ के स्पीसीज? वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, यानी जो जंगली पेड़ पौधे हैं उन सब की सुरक्षा के लिए। तो फिर से, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। साइट्स का फुल फॉर्म क्या हो जाए? कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। तो इसका उद्देश्य था कि वन्य जीवों का संरक्षण किया जाए। तो एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है ये, जिसका पालन राष्ट्र तथा क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठन स्वैच्छिक रूप से करते हैं। मतलब जो साइट्स समझौता है ये किसी के ऊपर बाध्यकारी नहीं है, यानी कि भारत
इसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन नैतिक रूप से बाध्यता बनती है कि अपने वन्य जीवों की, अपनी फ्लोरा एंड फौना की सुरक्षा करें, क्योंकि हमारे संविधान के भाग 4 का क्या, संविधान के भाग 4 का में जो अनुच्छेद 51 का है उसमें 11 मौलिक कर्तव्य हैं, और 11 मौलिक कर्तव्य में कम से कम 3-4 कर्तव्य तो इसी तरीके से हैं कि अपने जो झील हैं, जंगल हैं, इनकी सुरक्षा करें, वन्य जीवों का संरक्षण करें। तो साइट समझौता है, इसका अनुपालन करना ये नैतिक कर्तव्य बनता है सभी राष्ट्रों का। साइट्स जुलाई 1975 में लागू हुआ था। कब? साइट्स जो है 1975 में लागू हुआ था। एक बार फिर से फुल फॉर्म, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। तो इसकी हस्ताक्षर कब होता, मतलब लागू कब होता, इम्प्लीमेंट कब होता? 1975 में। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य जीवों एवं वनस्पतियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण उनके अस्तित्व पर संकट ना हो। जैसे हाथी दांत होता है, टाइगर के कुछ हो सकते हैं, तो उनके अलग अलग जो पार्ट्स हैं, जैसे बोन है, उनके नाखून हैं, या कहने की जो दांत होते हैं, हाथी दांत होते हैं ना, तो इन सब से उन सब का व्यापार होता है। खाल होता है, तो खाल का भी व्यापार होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। इससे क्या है कि इनकी संख्या बहुत तेज़ी से घट जाती है। तो उसको संरक्षित करने के लिए साइट्स समझौता 1975 में लाया गया था, जो कि अबाध्यकारी है। क्वेश्चन नंबर 10, अंतिम प्रश्न है ये। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, क्या? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये भी गलत हो गया था अपना। इसका सही आंसर है कोलकाता में स्थित है। कोलकाता इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका हम देखें व्याख्या। बॉटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बॉटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण या भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण। तो बॉटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत में स्थित है। यह 13 फरवरी 1890 को स्थापित किया गया था। 13 फरवरी 1890 को बॉटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। BSI वनस्पति सर्वेक्षण में, यानी वनस्पतियों के सर्वेक्षण, उनका सर्वे करने में, जानकारी इकट्ठा करने में, वनस्पति अनुसंधान करने के लिए फेलोशिप प्रदान करता है और पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप भी प्रदान करता है। तो ये चीज़ है इसकी व्याख्या। तो इस तरीके से हमने 10 प्रश्न देखे, उसकी बाकायदा अच्छे से व्याख्या देखी, जो कि आपके UPSC जो स्टेट के PCS एग्ज़ाम हैं उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही शानदार प्रश्न थे। तो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।